हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी कि फाइटर सीरीज चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक टेबल का वन शॉट वीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट वीडियो। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का दूसरा नाम होता है लैटिस एंथैल्पी भी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच लैटिस से, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या आप डायरेक्ट एल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए समझिए लैटिस एनर्जी होता क्या है। यानी कि जब कभी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान जो एनर्जी लिबरेट होता है, यानी कि उस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलता है, उसको हम लोग नाम देते हैं लैटिस एनर्जी नाम देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी आयनिक कंपाउंड को आपको तोड़ना हो तो उस दौरान भी यानी कि जो एनर्जी हमें देना पड़ रहा है वो भी एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी ही होता है। तो आइए इसका सबसे पहले डेफिनेशंस लिखते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है किसमें, व्हेन गैसियस केटाइन एंड एनाइन are combined to form 1 mole of ionic crystal, यानी कि 1 mole of ionic crystal, यानी कि 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल यानी कि गैसियस केटाइन और एनाइन मिलके बनाता है। तो उस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। यानी कि हम लोग क्या बोल देंगे, कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए आयनिक कंपाउंड जो बना तो ये क्या है, एक प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जब कभी भी केमिस्ट्री में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए एम पॉजिटिव है गैसेस में, एम क्या है हमारे पास, कोई भी मेटल्स है। दूसरा मैंने क्या ले लिया, एक्स नेगेटिव, यानी कि ये क्या हमारे पास नॉन मेटल्स है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, एक्स नेगेटिव, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये कैसा होता है, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग आपको शायद पता होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट टूट के क्या बनता है, रिएक्टेंट बनता है। तो मैंने लिख दिया ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, रिएक्टेंट को जुड़ करके क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच लैटिस। डेल्टा एच लैटिस क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट क्या बना था हमारे पास, एम एक्स, यानी कि सॉलिड में बना था, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बना था। अब मुझे अगर एम एक्स को तोड़ना है तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा, यानी कि इस बार डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एच लैटिस। लैटिस क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, यानी कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट में कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है, यानी कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। दूसरा फैक्टर ये ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, यानी कि जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी उतना कम हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। यानी कि ये चीज़ तो हमारे पास पता चल गया। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है,
यानी कि लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, लैटिस एनर्जी पे। क्लियर है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, आ जाइए। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, यानी कि कंपेयर लैटिस एनर्जी। देखिए क्वेश्चंस में कैसे इसको अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, NaCl है, KCl है, RbCl है, CaCl वगैरह दिया हुआ है। कॉमन क्या है हमारे पास, क्लोरीन यहाँ पे कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन क्या है हमारे पास, कॉमन है। अब देखिए जो चीज़ कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब क्या हमारे पास सोडियम है, Na+, K+ और Rb+। अब देखिए केटाइन के पास चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो एनायनिक पे चले जाएंगे और पॉजिटिव होगा तो केटाइन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, केटाइन पे चार्ज क्या सभी पे सेम है, तो चार्ज के क्या होता है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तो है नहीं, तब क्या देख रहे हैं हमको, साइज। दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है, साइज किधर बढ़ रहा है, देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है। टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा। तो साइज छोटा जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उसका लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो साइज छोटा किसका है, सोडियम का। तो हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे है हमारे पास Na2O, MgO, Al2O3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, ऑक्सीजन कॉमन है, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, केटाइन को देखिए फिर से, सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है। ठीक है, अब केटाइन पे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। केटाइन का चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किसका ज़्यादा है, एल्युमिनियम का, तो लैटिस एनर्जी उसी का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी हमारा सीक्वेंस ऐसे ही बनेगा। ये वाला कैसा था, ऐसा था। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, AlF3 है, Al2O3 है, Aln है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। अब कॉमन क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम कॉमन है, यानी कि केटाइनिक पार्ट इस बार कॉमन है। अब देखिए एनायनिक पार्ट में नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है नाइट्राइड में, ऑक्सीजन पे -2 होता है, फ्लोरीन पे -1, यानी कि फ्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है। अब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हर केस में क्या होता है, लैटिस एनर्जी बढ़ता है। तो नेगेटिव चार्ज किधर बढ़ रहा है, नाइट्राइड की तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन एक लास्ट है, वो भी देख लेते हैं। NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है। क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे, एनाइन कॉमन है, यानी कि क्लोरीन कॉमन है, उसको हटा दीजिए। अब देखिए सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज। अब किसका चार्ज ज़्यादा है, केटाइनिक पार्ट में, एल्युमिनियम का, तो उसका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को लैटिस एनर्जी निकालना आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए कोई भी आयनिक कंपाउंड का अगर सॉल्युबिलिटी को मुझे डिफाइन करना है तो उसके लिए, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मुझे 2 टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। पहला होता है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा होता है हमारे पास लैटिस एनर्जी। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्सप्लेन solubility of ionic compound we required 2 type of energy। ठीक है, कितने टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, 2। पहला क्या है हमारे पास, लैटिस एनर्जी, और दूसरा क्या हमारे पास, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन भी आप कह सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। देखिए मीनिंग समझिए, आपको लैटिस एनर्जी मैंने अभी बता दिया, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। देखिए जब कभी भी आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में सोल्यूबल करवाते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे NaCl है, NaCl कैसा होता है, आयनिक। अब उसको आप पानी में डिजोल्व करवा रहे हैं, ठीक है, तो NaCl कैसे टूटेगा, Na+Cl- में टूटेगा, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। और वाटर कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। यानी कि वाटर कैसा होता है, जनरली पोलर होता है,
और न्यूट्रल होता है, तो उस पर जनरली पहले कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण अगर चार्ज उस पर जनरेट करवाइएगा तो चार्ज आ जाता है। यानी कि ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव वाला पार्ट होता है, और हाइड्रोजन वाला क्या होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को बस एक्सचेंज कर दीजिए, तो वो क्या बना हमारे पास, ब्राइन सॉल्यूशन बना, यानी कि NaCl एक्वस वाला फॉर्म बन गया हमारे पास। तो यानी कि आयनिक कंपाउंड जब कभी भी वाटर में या फिर कोई दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो उस दौरान जो एनर्जी लिबरेट होता है यानी कि बाहर निकलता है, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। अब थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में। अगर आप सॉल्वेंट पानी लेते हैं यानी कि वाटर लेते हैं तब क्या होगा, टर्म हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई दूसरा लेते हैं तब क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेशन। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप से बना होता है, यानी कि दो चीज़ से बना होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जिसका मात्रा कम हो किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे नमक क्या हो गया हमारे लिए सॉल्यूट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और वाटर क्या हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो आई थिंक सॉल्वेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने देखा हाइड्रेशन के बारे में। अब देखिए हाइड्रेशन का डेफिनेशंस क्या लिखेंगे। देखिए डेफिनेशंस पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से भी रिलीज हो रहा है, किन में, हाइड्रेशन में। तो लिखते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन में टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनने में कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट और समझना है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है किससे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है। लैटिस एनर्जी किस में था, आयनिक कंपाउंड में। जब तक आयनिक कंपाउंड टूटेगा ही नहीं वाटर में तब तक क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा ही नहीं। यानी कि लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और लैटिस एनर्जी कम होगा, तो कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास, सोल्यूबल होगा। कैसा होगा, सोल्यूबल, यानी कि आप कह सकते हैं मोर सोल्यूबल। लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है। कंपाउंड कैसा होगा, मोर सोल्यूबल। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गया और लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गया तब कैसा होगा हमारे पास, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा, यानी कि इनसोल्यूबल होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल या फिर आप कह सकते हैं इनसोल्यूबल, ये भी आप टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी जो केटायन है उसका अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा होगा, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मुद्दे की बात ये है कि चार्ज डेंसिटी होता क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडिया होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। चार्ज डेंसिटी होता है हमारे पास चार्ज अपॉन साइज होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं चार्ज ऑन केटायन अपॉन साइज ऑफ केटायन, ठीक है। ये तरीका होता है बताने का। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा क्या लीजिए, ब्रेड लीजिए और एक बड़ा सा ब्रेड लीजिए, सिंपल सा है।
एक चटनी का पाउच लीजिए सेम साइज का, छोटे वाले पे भी उसको रखिए और बड़े वाले पे भी रखिए। छोटा वाले पे वो चटनी का पाउच ज़्यादा दिखेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी केटाइन साइज में छोटा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा दिखेगा, और चार्ज जितना ज़्यादा दिखेगा उतना क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन यानी कि एनर्जी लिबरेट करेगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडिया बढ़ेगा, यानी कि साइज बढ़ेगा। सिंपल सा समझिए, मैंने क्या बताया था, ये एक छोटा सा ब्रेड है, ठीक है, और ये एक बड़ा सा ब्रेड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्गेनो का पाउच या फिर चटनी का पाउच वगैरह मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया Li+। अब साइज छोटा है तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। कौन सा टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, वाटर में मैंने बताया 2 पोल होता है, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। तो इसमें कौन सा करेगा, नेगेटिव वाला, यानी कि ऑक्सीजन वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये क्या, इसको अट्रैक्ट किया, तो क्या बोलेंगे, यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट करेगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ तक जो यानी कि डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये साइज, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, हाइड्रेटेड रेडिया है, हाइड्रेटेड रेडिया है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हाइड्रेटेड रेडिया है, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगा, और बल्कीनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका साइज तो ऑब्वियस से बढ़ेगा ही। क्लियर है, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे एक कंपेयर साइज देखेंगे कि टॉप टू बॉटम गैसेस स्टेट में क्या होता है कि साइज बढ़ता है, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। तो ये ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस में जनरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एक्वस फॉर्म में। तो गैसेस फेज के जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है एक्वस फेज में। तो ऑर्डर हमारा क्या निकल के आएगा, ऐसा निकल के आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइज इन एक्वस फॉर्म, साइज इन एक्वस फॉर्म इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, साइज इन गैस फेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज इन गैस फेज, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि जनरल ट्रेंड्स में यानी कि गैसेस फेज में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, हमारे पास साइज बढ़ रहा है, लेकिन एक्वस फॉर्म में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडिया या फिर सॉल्वेटेड रेडिया क्या होगा, हमारे पास घटेगा, यानी कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडिया H रेडिया डिक्रीजेज, ठीक है। देखिए सॉल्वेंट, आप सॉल्वेटेड रेडिया में सॉल्वेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह, जैसे बेंजीन ले लीजिए, के अलावा आप ईथर ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह ले सकते हैं, और भी ETC वगैरह ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेटेड रेडिया का टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ और बताना है हमें कि जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास कंडक्टिविटी कम होगा, यानी कि आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड रेडिया जितना ज़्यादा होगा आयनिक मोबिलिटी उतना कम होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। और आयनिक मोबिलिटी कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा। मन में क्वेश्चन आएगा सर कि हमको आयनिक मोबिलिटी बताइए, आयनिक मोबिलिटी हमें समझ में नहीं आता है। देखिए समझिए, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट कितना ज़्यादा हो पा रहा है, वो उसका क्या हो जाता है, आयनिक मोबिलिटी हो जाता है। मोबिलिटी का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से मूव कर पाएगा। मैं यहाँ पे इसके बारे में लिख देता हूँ, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में कितना उसका माइग्रेशन हो पाता है, तो अब जैसे कि कम हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि रेडिया बढ़ेगा। तो पहले केटाइन का साइज क्या था, छोटा था। अगर साइज छोटा है तो क्या होगा, आसानी से मूवमेंट करेगा, लेकिन साइज छोटा था तो चार्ज डेंसिटी बढ़ा,
और चार्ज डेंसिटी बढ़ने के कारण वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बल्कीनेस होगा, और जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा उतना मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल से समझिए, एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, दोनों दौड़ रहा है, कौन आसानी से दौड़ेगा, पतला वाला। पहले केटायन भले छोटा था, यानी कि समझ लीजिए पतला था, अब क्या होगा, बल्कीनेस बढ़ गया वाटर के मॉलिक्यूल आने से, तब क्या हो गया, आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आयनिक मोबिलिटी कम होगा। जितना यानी कि आयनिक मोबिलिटी कम होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टिविटी भी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अब है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक। अब देखिए एस ब्लॉक में क्या ध्यान रखना है आपको, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के। हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के, हाइड्रेशन एनर्जी के। और जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के, लैटिस एनर्जी के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ कॉमन आयन इज स्मॉलर देन अप्लाई क्या, हमारे पास लैटिस एनर्जी। अगर हमारे पास कॉमन आयन यानी कि क्या होगा, छोटा होगा, तो हमको क्या अप्लाई करना है, लैटिस एनर्जी। अब देखिए कैसे कॉमन आयन क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है O-2 ऑक्साइड आयन, यानी कि F नेगेटिव फ्लोराइड आयन, या फिर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन वगैरह दिया हुआ है, या फिर मान लीजिए आप दे दिया हमारे पास Li+, Be+2 Mg+2, ठीक है, या फिर आप Cl नेगेटिव ETC वगैरह ये सब ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन होता है वो क्या होता है, स्मॉलर यानी कि आयंस में आता है, छोटा वाले आयंस में आता है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन क्या हो जाता है, बड़े वाले यानी कि पॉली एटॉमिक में उसका कंसीडर किया जाता है, साइज बड़ा हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, कॉमन आयन छोटा रहेगा तो हमको क्या अप्लाई करना है, लैटिस एनर्जी अप्लाई करना है। अगर कॉमन आयन क्या होगा, बड़ा होगा तो हमको क्या अप्लाई करना है, हाइड्रेशन एनर्जी अप्लाई करके आंसर करना है। अब देखिए कॉमन आयन सेकंड में क्या है हमारे पास, लार्जर होना चाहिए। लार्जर में क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए सल्फेट ले लिए, कार्बोनेट ले लिए, बाइकार्बोनेट ले लिए, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रेट ले लिए, क्लोरेट ले लिए, ठीक है, और भी आप ले सकते हैं ETC वगैरह, ठीक है, ले सकते हैं। बहुत सारा होता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि कॉमन आयंस वगैरह क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट आयनिक यानी कि कंपाउंड कौन सा होता है, वो सा है सीजियम फ्लोराइड। क्या होता है हमारे पास, सीजियम फ्लोराइड। ये क्या होता है हमारे पास, मोस्ट आयनिक होता है। क्या होता है हमारे पास, मोस्ट आयनिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयनिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या बहुत ही ज़्यादा है। देखिए फ्लोरीन का कितना होता है हमारे पास 4, आप लोग को पता ही है, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल वाले क्रैश कोर्स में। और सीजियम का कितना होता है हमारे पास 0.7। आप ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 3.3 क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो यानी कि पोलर वाले में मोर सोल्यूबल होता है, यानी कि वाटर वगैरह में क्या होगा, मोर सोल्यूबल। वाटर कैसा होता है, पोलर, ठीक है। और जो नॉन पोलर यानी कि कंपाउंड्स होता है, ठीक है, वो किस में डिजॉल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एक कॉन्सेप्ट भी होता है लाइक डिजॉल्व लाइक केमिस्ट्री में, उसका मतलब ये होता है कि जो जैसा है वो वैसा में ही क्या करेगा, घुलेगा। तो यानी कि पोलर वाला पोलर में ही घुलेगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही घुलेगा। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसपे कोई भी चार्ज वगैरह जनरेट ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए H2 कैसा हो, आपस में नॉन पोलर, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। यानी कि इसका भी 2.1 और इसका भी 2.1, तो दोनों को अगर माइनस करेगा तो 0 आ जाएगा। तो वो होता है नॉन पोलर कंपाउंड, जिसपे कोई भी चार्ज वगैरह जनरेट ना हो। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ऑफ P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, कोवेलेंट कैरेक्टर के। अब देखिए मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमको कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पता है, कोई बात नहीं, अगला हमारा जो टॉपिक होगा पोलराइजेशन, फजान्स रूल, वहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। अभी बस आप जान लीजिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या होता है, इनवर्सली होता है सॉल्युबिलिटी किसमें, P और D ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। दूसरा हमको ध्यान रखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा
उतना कम क्या होगा, सोल्युबिलिटी, यानी कि और जितना कम सोल्युबिलिटी होगा उतना ही कम क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, सोल्युबिलिटी क्या होगा हमारे पास, घटेगा, और सोल्युबिलिटी घटेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, MPT एंड BPT, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। ये भी आप फैक्टर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, अगला चीज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सोल्युबिलिटी ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा डिफरेंस इन हाइड्रेटेड एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सोल्युबिलिटी। यानी कि एक केटायन मान लीजिए बड़े साइज का है और एक दूसरा एनायन क्या है, छोटे साइज का है, दोनों में आपस में बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर टूट जाता है तो हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन रेडियाई, डिफरेंस इन रेडियाई जितना ज़्यादा होगा सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Li2O, Na2O, K2O वगैरह से लेकर के CH2O तक। कॉमन आयन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो आप लिख सकते हैं कॉमन आयन क्या हमारे पास, ऑक्सीजन, यानी कि O-2 है। अब देखिए ये छोटे साइज का है तो यहाँ पे क्या लगाना है हमको, लैटिस एनर्जी अप्लाई करना है। तो अप्लाई लैटिस एनर्जी, ठीक है, आप लैटिस एनर्जी को अप्लाई कर दीजिए। लैटिस एनर्जी अप्लाई करिएगा तो क्या होगा, हमारे पास लिथियम पे +1 चार्ज, सोडियम पे भी +1 चार्ज, पोटेशियम पे भी क्या है हमारे पास +1 चार्ज, सब पे क्या है +1 चार्ज, Rb पे भी क्या है +1 चार्ज और CS पे भी क्या है +1 चार्ज। अब देखिए केटायन का चार्ज क्या है, सेम है, तो चार्ज वाला फैक्टर हम लोग नहीं देखेंगे। कौन सा फैक्टर देखेंगे, सेकंड वाला, यानी कि साइज वाला। अब देखिए साइज टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो लिथियम का साइज छोटा है, जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी। तो हमारे पास टर्म क्या निकल के आएगा, ये वाला लैटिस एनर्जी का ऑर्डर निकल के आएगा। क्लियर है, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, जैसे सीजियम फ्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड है। कॉमन क्या है यहाँ पे, देखिए कॉमन है हमारे पास सीजियम, यानी कि केटायनिक पार्ट यहाँ पे कॉमन है, तो उसको छोड़ दीजिए। F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और I नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, चार्ज हमारे पास सेम हो गया। अब क्या देखना है, साइज, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा, जितना साइज छोटा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा। तो हम लोग ये सीक्वेंस बना देंगे किसका, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर का। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास BOH का होल ट्वाइस है, ये कहाँ तक जा रहा है, BaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, यानी कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से लेकर के बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, OH कॉमन है, OH हमारे पास क्या, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है हमारे पास कॉमन है, उसको छोड़ दीजिए। अब OH क्या होता है हमारे पास, साइज में छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, केटायन, सिंपल सा। अब केटायन पे देखिएगा चार्ज कितना है, +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। चार्ज तो क्या हो गया हमारे पास, सेम आ गया। अब क्या देखना है, साइज, साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, हाइड्रेटेड एरिया है, यानी कि उतना ज़्यादा सोल्युबिलिटी हो जाएगा। अब देखिए BE और OH, यानी कि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बॉन्डिंग अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा तो आसानी से क्या होगा, इसका सोल्युबिलिटी कम हो जाएगा। बेरियम है, मतलब बेरियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, OH का साइज क्या होता है, छोटे साइज का होता है। तो आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हो पाया, कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं हो पाया तो हम क्या बोलेंगे, आसानी से टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यानी कि सोल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है। उसी प्रकार से BeSO4 में देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट आयन क्या हमारे पास कॉमन है। साइज डिफरेंस देख लीजिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सोल्युबिलिटी। अब देखिए BeSO4, बेरिलियम का साइज छोटा है, सल्फेट क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो डिफरेंस ज़्यादा होगा यहाँ पे, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगा, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस ऐसा बन के आएगा। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ तक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बेरियम सल्फेट होता है ये कैसा होता है, वाइट PPT होता है, वाइट PPT होता है, ठीक है। यानी कि PPT का हम लोग डाउन एरो से दिखाते हैं, ठीक है, मतलब नीचे वाले एरो से दिखाते हैं, यानी कि नीचे सेटल डाउन हो गया PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट जिसको कहते हैं, किसी भी सॉल्यूशंस वगैरह में ये होता है। ये हमारे पास हो गया सॉल्युबिलिटी ऑर्डर का फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन या फिर फजांस रूल। फजांस रूल कहता है कि उसके बारे में थोड़ा सा समझिए, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलता है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोवलेंट कैरेक्टर इन
एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा कोवलेंट नेचर आ जाना। दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना तो कोवलेंट होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। बस हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये वाला क्या है, आयनिक है, तो ये वाला क्या है, हमारे पास कोवलेंट है। और कोवलेंट कैरेक्टर के हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है आयनिक कैरेक्टर। यानी कि आप कोवलेंट कैरेक्टर निकाल लीजिए, जो सीक्वेंस बनेगा जस्ट उसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको, यानी कि जब थर्मल स्टेबिलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पे आयनिक जो कंपाउंड होता है, यानी कि आयनिक कैरेक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ आपको हेल्प कर सकता है। अब देखिए, आपको रूल्स क्या लगाना है, आपको रूल्स में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, आपको ध्यान रखना है एक केटाइन, दूसरा क्या ध्यान रखना है, एनाइन के बारे में। अब देखिए, केटाइन वाले में और एनाइन वाले में, दोनों में, एक में चार्ज देखना है, दूसरे वाले में साइज देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइज के बारे में, दूसरा देखेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, अब देखिए, केटाइन के टर्म में साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि स्मॉल होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल होना चाहिए। लेकिन एनाइन की किस्म क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, और लार्ज होना चाहिए। और अगर हमारे पास, अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो दोनों पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। यानी कि इस पर भी हाई होना चाहिए और इस पर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो केटाइन के लिए टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और जो एनाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रख सकते। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंपेयर पोलराइजिंग पावर, तो केटाइन वाला टर्म देख लेना है और पूछ देगा कंपेयर पोलराइजिबिलिटी, यानी कि एनाइन वाला टर्म्स आपसे पूछ रहा है, तो एनाइन वाला टर्म आपको बता देना है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास रूल होता है, एक केटाइन के टर्म में आपको देखना है, दूसरा आपको किसको, एनाइन के टर्म में देखना है। क्लियर है, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर कोवलेंट कैरेक्टर, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर को अब हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, क्लोरीन हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्लोरीन कॉमन है। अब बेरिलियम पे +2 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2, स्ट्रोंशियम पे +2 और बेरियम पे +2 चार्ज है। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, केटाइन का टर्म देखना है। केटाइन वाले के लिए क्या मैंने रूल्स बताया था, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चार्ज तो सब पे सेम दिख रहा है। अब हमको क्या देखना है कि साइज, यानी कि कम वाला देखना है। साइज जिसका कम होगा कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा। यानी कि साइज ऑफ, 1 सेकेंड, हम लोग क्या बोलेंगे, साइज ऑफ केटाइन क्या हो रहा है हमारे पास, जितना यानी कि कम होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब सीसी भी क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन के आएगा, ऐसा कोवलेंट कैरेक्टर का। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, क्लोरीन। ठीक है, Na पे +1 चार्ज है, Mg पे +2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और सिलिकॉन पे क्या है हमारे पास, +4 चार्ज है। अब देखिए, केटाइन के टर्म में क्या होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। चार्ज किस पे ज़्यादा है, सिलिकॉन वाले पे, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कोवलेंट कैरेक्टर सिलिकॉन वाले का क्या है, ज़्यादा है। यानी कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे देखिए, AlF3 है, Al2O3 है, Aln है। यहाँ पे कॉमन क्या हमारे पास, केटाइनिक पार्ट एल्युमिनियम। अब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना है, -1। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन वाले पे -1, ऑक्सीजन वाले पे Al2O3 है, एल्यूमिना, उस पर क्या चार्ज है हमारे पास, -2 और Aln मतलब एल्युमिनियम नाइट्राइड वाले पे क्या है, माइनस यानी कि 3 चार्ज है। अब देखिए, एनाइन के केस में चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए और साइज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो चार्ज किधर ज़्यादा है, नाइट्राइड वाले पे, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कोवलेंट कैरेक्टर इधर ज़्यादा है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कोवलेंट कैरेक्टर इधर ज़्यादा है तो इधर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। इधर कोवलेंट कैरेक्टर, इधर आयनिक कैरेक्टर। इधर कोवलेंट, सॉरी, इधर हमारे पास आयनिक, क्योंकि इधर कोवलेंट हो रहा है ना, तो इधर हो जाएगा आयनिक। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। यहाँ पे Cl क्या हमारे पास कॉमन है, यानी कि एनाइनिक पार्ट कॉमन है।
अब एनायनिक पार्ट कॉमन है तो हमको क्या देखना है, कैटायनिक पार्ट। लिथियम पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे भी, रुबिडियम पे भी और सीजियम पे भी। कैटायन के टर्म में देखना है, कैटायन वाले में चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। चार्ज तो यहाँ पे सेम आ गया। अब साइज देखेंगे, साइज के क्या होता है, इन्वर्सली। साइज किसका छोटा, लिथियम वाले का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उधर ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस बन के आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो LiCl होता है वो कैसा नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट, ठीक है। और बाकी NaCl और KCl, RbCl, CHCl वगैरह ये कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर फॉर सम स्पेशल टाइप ऑफ कैटायंस। स्पेशल टाइप ऑफ कैटायंस में आपको देखना है मेनली PNGC के बारे में। PNGC क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब देखिए सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जिसके पास यानी कि इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस प्लस D10 कॉन्फिगरेशन होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, जिसके पास इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस प्लस D10 कॉन्फिगरेशन होना चाहिए, वो क्या होता है हमारे पास, PNGC, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस में आपको सबसे ज़्यादा देखना है, इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है, यानी कि इनर्ट गैस का, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास PNGC का। किसका होता है, PNGC का, ठीक है। PNGC का मतलब क्या होता है, P से सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, इनर्ट पेयर इफेक्ट का, जिसमें आपको ध्यान रखना है इनर्ट गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। PNGC के पास क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। सीक्वेंस हमारा ऐसा ही बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस। अब देखिए इसमें कैसे ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास PNGC का, मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नोबल गैस, Ng का मतलब नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस प्लस D10 कॉन्फिगरेशन। अभी एग्जाम्पल्स में मैं करके बताऊँगा। उसके बाद होता है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट का, इनर्ट पेयर इफेक्ट का, और लास्ट में होता है हमारे पास इस बार नोबल गैस का, नोबल गैस का यानी कि इनर्ट गैस का, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा यही सीक्वेंस फॉलो करता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि PNGC कहाँ कहाँ पे देखा जाता है। वो देखा जाता है कॉपर, Ag, Au वगैरह में, और जिंक, कैडमियम, मरकरी में, जिसमें कॉपर, Ag, Au में +1 चार्ज में देखा जाता है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले में +2 चार्ज में देखा जाता है। यानी कि PNGC कहाँ कहाँ देखा जाता है, कौन आगे आया, ऐसे याद रख सकते हैं, +1 चार्ज वाला, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यानी कि जीनी, कनाडा होगा +2 चार्ज वाला, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहचानने का तरीका होता है, कहीं पे भी दिख जाए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि PNGC यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब देखिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे CuCl है, TlCl है, NaCl है। यहाँ पे देखिए Cl है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl क्या है हमारे पास, कॉमन है। अब यहाँ पे कॉपर है, Cu+1, यहाँ पे क्या है, थैलियम +1 है, ठीक है। यहाँ पे Na+1 है। कॉन्फिगरेशन सबका लिखिए। अगर लिखिएगा तो कॉपर +1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्गन 18 हो जाएगा, ठीक है। 3D यानी कि 10 और 4s1 हो जाएगा। 4s1 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कॉपर +1 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। तो क्या आया हमारे पास, इनर्ट गैस, यहाँ पे देखिएगा क्या आया, इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस प्लस D10 कॉन्फिगरेशन आ गया, ठीक है। और यानी कि 3D वाले में हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट वाले में, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि देखिए 3D वाले में कितना है 10, थर्ड सेल में Pb होगा और Sb होगा, तो S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स और D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल काउंट करिए कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। या तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर बोलिए इनर्ट गैस प्लस D10 कॉन्फिगरेशन है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास PNGC, ठीक है। उसके बाद थैलियम है। अब देखिए थैलियम वाले में क्या होगा 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे देखिए समझिए। थैलियम का अगर मैं कॉन्फिगरेशन लिखूँ क्या होता है हमारे पास, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी कि 6th पीरियड से बिलोंग करता है। बोरोन 2nd पीरियड से, एल्युमिनियम
थर्ड पीरियड से, गैलियम फोर्थ पीरियड से, इंडियम फिफ्थ पीरियड से और थैलियम क्या हो जाएगा हमारे पास 6 पीरियड से। 6 पीरियड का मतलब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 6s2 और 6p1 हो जाएगा। तो एक चार्ज है 6p1 तो चला गया, लेकिन इसके अंदर में क्या होगा हमारे पास और भी सेल्स होगा, सब सेल्स होगा। सब सेल्स में क्या क्या होगा, 4f हो सकता है, 5d हो सकता है, यानी कि टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 6s2 4f 14 और उसके अलावा 5d 10 और 6p 0 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो s से स्टार्ट होता है और p पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको अरेंज करके लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, कुछ इस प्रकार से लिखिएगा 4f 14 5d 10 और हमारे पास क्या हो गया 6s2। अब यहाँ पे देखिए ये वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और d वाले में देखिए लास्ट 5d वाले में, d वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसके अलावा p वाले में 5p में कितना 6 और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर कितना हो गया 18 और 18 + 2। तो जब कभी भी 18 + 2 वाला आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और NaCl में तो साफ साफ पता है, NaCl का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, सोडियम का क्या होता है 281 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया प्लस में तो क्या बचा 2 और 8, तो लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल ऑर्डर। अब क्या हमारे पास सोल्युबिलिटी। अब कुछ ऑर्डर ऐसा भी होता है जो एक्सेप्शनली चलता है। ठीक है, जनरली यानी कि कहीं पे हाइड्रेशन एनर्जी अप्लाई करना चाहिए, कहीं पे लैटिस एनर्जी, लेकिन यहाँ पे इस दोनों केस में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है, पहला हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे समझिएगा कि इन सेकेंड फ्लोराइड से BeF2 इज हाईली सोल्यूबल ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब होना चाहिए कि हमारे पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। कैसे देखिए समझिए, सीक्वेंस में बनाता हूँ। हमारे पास MgF2 है, CaF2 है, SrF2 है, BaF2 है और सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है BeF2 का हो जाता है। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास ये बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक फैक्टर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक फैक्टर लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मतलब सेकेंड डे के फ्लोराइड्स में ये चीज़ देखा जाता है। दूसरा एक और एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए फर्स्ट डे का कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, तो उसमें अलग कंडीशंस होता है। उसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है कब, डाउन द ग्रुप आने पे। कैसे, जैसे एग्जांपल्स देखिए। अब देखिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैंने सेकेंड डे का क्या ले लिया, जैसे लिथियम कार्बोनेट है LiCO3, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3। ठीक है, या फिर मैंने बाइकार्बोनेट लिया तो LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 या फिर CSHCO3। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। जनरली इंक्रीज नहीं करना चाहिए टॉप टू बॉटम में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस बनेगा टॉप टू बॉटम में। ठीक है, ये सीक्वेंस बनता है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये 2 एक्सेप्शन होता है जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है, वो होता है आयनिक कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कोवलेंट कंपाउंड के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी TS किसका ज़्यादा होता है, आयनिक वाले का ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, कोवलेंट वाले के कंपेरिजन में, कोवलेंट कंपाउंड के कंपेरिजन में। ठीक है, पहला फैक्टर ये आपको ध्यान रखना है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयनिक कैरेक्टर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या, फिर कोवलेंट कैरेक्टर के। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है Li2CO3 मतलब लिथियम का कार्बोनेट और सीजियम का कार्बोनेट तक दिया हुआ है। सिंपल सा तरीका समझिए, थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है, वो होता है हमारे पास स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हीट, यानी कि हीट करने पे कोई भी कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है, वो क्या हो गया, उसका थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। सिंपल सा है, यानी कि जो टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, जो नहीं टूटेगा वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम वाले यानी कि कार्बोनेट वगैरह में लिथियम कार्बोनेट क्या होता है, टूट जाता है। अगर वो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा थर्मली का मतलब क्या, हीट, थर्मल का मतलब हीट होता है। ठीक है, उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, ऐसा बनेगा।
ठीक है। अगर लिथियम का कार्बोनेट है Li2CO3 ये टूटता है तो किसमें टूटता है, लिथियम का ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2 गैस लिबरेट कर देता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या हमारे पास लिथियम का नाइट्रेट। अब देखिए लिथियम नाइट्रेट में आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट वाले में देखिए सीजियम नाइट्रेट में सीजियम का साइज क्या है, बड़ा है, नाइट्रेट का साइज भी क्या है, बड़ा है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो दोनों का साइज बड़ा है, तो बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा खासा होगा। बॉन्डिंग अगर अच्छा होगा तो आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से नहीं टूटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लिथियम साइज में क्या छोटा है, नाइट्रेट का साइज क्या बड़ा है। अब साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, आसानी से टूट जाएगा, यानी कि थर्मली वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला है बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सल्फेट तक जा रहा है। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, साइज डिफरेंस ज़्यादा है, आसानी से टूट जाएगा। इधर क्या साइज डिफरेंस अच्छा है, नहीं टूटेगा, सीक्वेंस हमारा ऐसा ही बनेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था BS4 बासो4, आपको ऐसे ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ये वाइट PPT होता है। ठीक है, बासो4 ऐसे ध्यान रख लीजिए, BS4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये कैसा होता है हमारे पास, वाइट PPT है, वाइट PPT। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैविंग मोनो एटॉमिक एनाइंस, मतलब जिसके पास मोनो एटॉमिक एनाइंस होगा उसमें क्या होगा, हमारा केस लगेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हमारे पास इन ग्रुप्स। अब देखिए ग्रुप्स में किस बात पे डिपेंड करता है उसके बारे में समझिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी के। पहला फैक्टर क्या बोलता है हम लोगों का, इन ए ग्रुप्स थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लैटिस एनर्जी का। दूसरा फैक्टर इन ए पीरियड में अगर देखा जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा EN, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि चेंज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा होगा। यानी कि डेल्टा EN जितना ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड उतना ज़्यादा क्या है, आयनिक है। यानी कि कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा। और कंपाउंड जितना ज़्यादा आयनिक होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी होगा। थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कंपाउंड के। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग देखते हैं, आइए। जैसे LiF है, NaF है, KF, RBF, CSF है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कॉमन क्या हमारे पास, फ्लोरीन आयंस क्या है, कॉमन है, मतलब एनायनिक पार्ट कॉमन है। अब केटायन को देखिए, केटायन क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम वाला क्राइटेरिया आ गया। टॉप टू बॉटम में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम में हम लोगों ने देखा था, यानी कि ग्रुप्स में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, लैटिस एनर्जी के। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पे लैटिस एनर्जी क्या होता है, कम होता है, यानी कि साइज बढ़ता है, तो साइज के तो इन्वर्सली होता है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है, यानी कि एनायनिक पार्ट क्या है, कॉमन है। केटायन को देखिए, अब केटायन में फिर से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, टॉप टू बॉटम वही साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग सीक्वेंस ऐसा बनेगा। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, केटायनिक पार्ट कॉमन है। ठीक है, अब एनायंस को देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से हम लोग किस में आ रहे हैं, ग्रुप्स में ही आ रहे हैं। ग्रुप्स में क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी के। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, टॉप टू बॉटम में घटता है, तो यानी कि घटेगा तो ज़्यादा किसका होगा, HF का। तो HF का क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, H2O, H2S मतलब वाटर, हाइड्रोजन यानी कि सल्फाइड, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम वगैरह दिया हुआ है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम वगैरह दिया हुआ है। अब फिर से हम लोग किस में आ रहे हैं, ग्रुप्स में आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा हमारे पास, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। अगर लैटिस एनर्जी कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा किधर होगा, H2O में। ऐसा सीक्वेंस बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, मैं उसका आंसर जरूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास VVT। अब देखिए VVT क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये थ्योरी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में होता क्या है।
देखिए इसमें आपको समझना ये है कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, या भी आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग क्या होता है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि यानी कि बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है, और एक होता है लास्ट में डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है। किसी भी दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बनाए तो सिग्मा, दो बनाए तो एक सिग्मा और एक पाई, तीन बनाए तो एक सिग्मा दो पाई, और चार बनाए तो एक सिग्मा दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है, ठीक है। किसके कॉम्बिनेशंस होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, या फिर आप कह सकते हैं कोएक्सियल, कोएक्सियल, या फिर आप कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए ये पहला वाला हो गया। इसमें बनता क्या क्या हमारे पास, फर्स्ट में एस और एस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सिग्मा बनता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है एस और पी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सिग्मा बनता है। तीसरा पी और पी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सिग्मा बनता है। ये सब क्या है हमारे पास, सिग्मा, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है सेकेंड कि साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या हमारे पास लेटरल ओवरलैपिंग, क्या बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट पी और पी के बीच में क्या बनता है हमारे पास, पाई बॉन्ड बनता है। ये क्या हमारे पास, पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है पी और डी के बीच में क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है जो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है बट ध्यान रख लीजिए, डी और डी के बीच में क्या बनता है हमारे पास, पाई बॉन्ड ही बनता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। ये क्या हमारे पास, डेल्टा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अब देखिए पहला क्या आपको ध्यान रखना है, पहला कि S कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि S कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वो नहीं करता है कभी। दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट, यानी कि जो ऑर्बिटल्स का होता है ना ओवरलैपिंग, उसमें जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड का ताकत उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसमें ताकत ज़्यादा है ना, तो इसके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। इस वाले में उतना ज़्यादा क्या है हमारे पास, ओवरलैपिंग एरिया कम है, कम है तो आसानी से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ ऑर्बिटल कह सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग एरिया किसके लिए होगा, यानी कि जब हमारे पास n का वैल्यू सेम होगा, 4 n इज सेम। अब देखिए n क्या होता है, n होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड, यानी कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए क्या एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2s के बीच में, 2s 2p के बीच में, या फिर 2p और 2p के बीच में। n का वैल्यू देख रहे हैं, सब में क्या हमारे पास सेम है, ठीक है, सब में क्या हमारे पास सेम है, ठीक है। उसके बारे में तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, ऐसा बनता है। यानी कि ये वाला कैसा होता है हमारे पास, नॉन डायरेक्शनल। एस कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, यानी कि स्फेरिकल शेप होता है ना, तो उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, और ये कैसा होता है हमारे पास, डायरेक्शनल, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस बनता है किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। दूसरा आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तीसरा ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास, इन्वर्सली होता है। ये किसके लिए होता है, 4 n इज डिफरेंट,
एन क्या होना चाहिए हमारे पास, डिफरेंट होना चाहिए। उस केस में ऐसा देखा जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया HF, HCl, HBr और HI है। अब सिंपल से समझिए, यहाँ पे HF हाइड्रोजन क्या हमारे पास 1s, यहाँ पे क्या ये 2p, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट 2p में, हाइड्रोजन का 1s, और यहाँ पे क्या हमारे पास 3p, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 4p, यहाँ पे 1s और यहाँ पे 5p। अब ध्यान से सुनिए, देख रहे हैं n का वैल्यू क्या है, सभी जगह डिफरेंट है। डिफरेंट है तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो होगा हमारे पास ऐसा होगा, क्योंकि साइज का क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट वो होता है लोन पेयर का रिपल्सन, यानी कि लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास, यानी कि लोन पेयर रिपल्सन का LP रिपल्सन। ठीक है, कैसे एग्जांपल्स देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के बीच में क्या हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा। और हमारे पास ऑक्सीजन के बीच में क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन के बीच में तो कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, उस पर कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है। लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के पास 1 लोन पेयर बच जाता है, यहाँ पे भी 1 लोन पेयर, यहाँ पे तो 2 लोन पेयर हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। अब मुझे बताइए कि कहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा है, यहाँ पे लोन पेयर क्या है हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीक्वेंस हमारे पास कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड से, यानी कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और पॉइंट का मैं बात करूं तो वो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी में आप ध्यान रख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी वो होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल वाले का हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। एक लास्ट और ध्यान रखिएगा, 6 में अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई 3 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या होता है, पाई। अगर मान लीजिए 4 बॉन्ड बना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1 2 3 4, तो एक सिग्मा, एक पाई, दूसरा भी पाई और तीसरा चौथा क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा बॉन्ड किस में देखा जाता है मैं वो भी बता देता हूँ। जनरली आपको ध्यान नहीं रखना है। एक एग्जांपल है Re2Cl8 2 नेगेटिव, ये एक कंपाउंड होता है जहाँ पे क्या देखा जाता है, डेल्टा बॉन्ड देखा जाता है। ठीक है, रेहनियम और रेहनियम के बीच में 4 बॉन्ड बनता है, रेहनियम का एटॉमिक नंबर 75 होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस बनता है। और हमारे पास ये क्लोरीन वगैरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, कितना हमारे पास 8 है, तो मैंने लगा दिया 2 2 4, हाँ ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्लोरीन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, और इसको डब्बा में बंद कर दीजिए और -2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे होता है हमारे पास रेहनियम के बीच में सिग्मा, पाई और डेल्टा बॉन्ड, ये हमारे पास सीक्वेंस बनता है। ये एक एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसका यानी कि डी और डी का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट वाला एक एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बना के लिखता हूँ। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। सबसे पहले इसको ओपन करके लिख लीजिए। कैसे लिख गया, CH, इधर भी क्या हमारे पास HH। ठीक है, ओपन करके लिख लिया करिए। ठीक है, इधर भी H, इधर भी C, H2 है तो 2 H लगा दिया मैंने, इधर C फिर से 3 HH है। ठीक है, अब देखिए 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बनाए तो पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, तो ये भी सिग्मा, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि कितना सिग्मा आ गया, 14 सिग्मा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ही पाई है तो हम क्या बोलेंगे, 1 पाई हो गया। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास जैसे मान लीजिए CH3 COOH दिया हुआ है, इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लोन पेयर भी निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले इसको ओपन करके लिखिए, कार्बन CH3 H C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये भी सिग्मा, ये सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 सिग्मा हो गया। एक क्या हो गया हमारे पास, पाई बॉन्ड हो गया, तो 1 पाई बोलेंगे। और ऑक्सीजन के पास क्या, हमारे पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर कैसे निकालते हैं थोड़ा सा समझिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे कितना यूज किया, उसने 2 यूज किया, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी बचा हुआ है। तो 4 का यानी कि मैं पेयर लगाऊँ तो 2 पेयर हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दिया, 2 यानी कि लोन पेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लोन पेयर। ठीक है, अगर पूछता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस देखिए, जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, C2CN का क्या है हमारे पास, होल 4 है। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन करके लिखिए, कार्बन कार्बन के जो क्या है, डबल बॉन्ड है, इधर से हमारे पास साइनाइड है, इधर भी क्या है, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब निकाल लीजिए सिग्मा और पाई, एक सिग्मा ये पाई, सिग्मा 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 ये भी पाई और ये भी पाई, ये सिग्मा ये पाई ये भी पाई, ये सिग्मा पाई पाई, सिग्मा पाई और पाई, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। काउंट करिए सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 सिग्मा है। और हमारे पास 2 2 4 5 5 2 7 7 2 9, यानी कि 9 पाई भी है। अगर मैं लोन पेयर पूछूँ तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना लोन पेयर हो गया हमारे पास, 4 लोन पेयर हो गया, 4 लोन पेयर भी हो गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे बेंजीन का बड़ा ही फेमस है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बेंजीन का कैसे निकालिएगा, ऐसा बेंजीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सभी जगह क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 सिग्मा 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 हमारे पास क्या है, सिग्मा है, प्लस 3 क्या है, वो हो गया हमारे पास पाई हो गया, प्लस 3 पाई हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स वगैरह लेकर के बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5th में एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, CH3 CHO ले लिया। ठीक है, तो CH3 ऐसे करके ओपन करके लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और H हो गया। तो हमारे पास कितना सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5, ये तो पाई हो गया, और ये 6, तो 6 सिग्मा प्लस 1 पाई। अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड करने का तरीका। अगर इसमें कोई डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, अगर कोई डाउट्स होता है तब। हाइब्रिडाइजेशन, MOT यानी कि मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड एंगल कैसे निकालते, ये सारा टॉपिक हम लोग किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।